बूढ़े पिता का निर्णय। लीजिए शर्मा जी, खीर बनाई है आपके लिए। अरे भाग्यवान, मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने तो सच में खीर बना दी। तुम भी ना। मजाक? 2 दिन से खीर की रट लगाए हैं। क्या मैं नहीं जानती? आपको कुछ दिन खीर ना मिले तो बेचैन हो जाते हैं, और अब कहते हैं मजाक कर रहा था। शर्मा जी खीर खाते ही बोले, वाह क्या खीर बनाई है आपने श्रीमती जी। एक बात तो कहनी पड़ेगी, आपके हाथों में जादू है, जादू। आपके हाथों की खीर में जो स्वाद है वह दुनिया के लजीज से लजीज व्यंजकों में भी नहीं। शर्मा जी की पत्नी शर्माते हुए बोली, आप भी ना कुछ भी बोलते हैं शर्मा जी। शर्माती आंखों वाला मुस्कुराता हुआ शांति जी का चेहरा शर्मा जी के मानस पटक प्रतिबंधित हो रहा था कि तभी अचानक शर्मा जी के छोटे बेटे राहुल की आवाज़ ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। बाबूजी, वो बाबूजी। शर्मा जी जो अपनी पत्नी शांति की मीठी यादों में खोए हुए थे, अचानक से बेटे की आवाज़ सुनकर ना चाहते हुए भी अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ गए। हाँ हाँ बोलो बेटा। बाबूजी, हम घर पहुंच चुके हैं, चलिए आइए। कार के दरवाजे से बाहर निकलते हुए उनके छोटे बेटे राहुल ने कहा। रिटायर्ड शिक्षक शर्मा जी के 2 बेटे और 1 बेटी थीं। तीनों बच्चों की शादियां हो चुकी थीं। बड़ा बेटा सुनील और छोटा बेटा राहुल है। बड़े बेटे बहू के साथ उनके कुछ खास अच्छे अनुभव नहीं रहे थे, सो अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार करके 13वीं के बाद अपना गांव छोड़कर अपने छोटे बेटे बहू के घर आ गए। दरअसल यह घर शर्मा जी ने ही खरीद कर दिया था अपने छोटे बेटे राहुल को, यह सोच कर कि रिटायर होने के बाद दोनों वृद्ध जन अपना बुढ़ापा आराम से काटेंगे। अपने बेटे बहू के साथ एक कमरा अपने और अपनी पत्नी शांति के रहने के लिए बनवाया था, लेकिन 2 साल हो गए थे उन्हें अपनी नौकरी से रिटायर हुए, पर वे अभी तक गांव में ही रह रहे थे। शांति जी अपने पति को यह कहकर शहर आने से हमेशा रोक देती थी कि क्यों बेटे बहू की ज़िंदगी में दखल देना, यह ठीक है, सारी ज़िंदगी तो हम लोगों ने यहीं गुजारी है, जो थोड़ी बहुत बची है उसे भी यहीं रहकर गुजार लेंगे। शर्मा जी का दिल तो करता था मुंबई आकर बेटे बहू के साथ रहने का, लेकिन पत्नी शांति के रोकने पर उनकी ये इच्छा मर जाती थी। लेकिन अब शांति जी भी नहीं थी इस दुनिया में, इसीलिए शर्मा जी भी उनके बिना अकेले हो गए थे, तो अपने बेटे बहुओं के कहने पर उनके साथ मुंबई चले गए। घर में घुसते ही शर्मा जी के पैर एक गुदगुदे मैट पर पड़े और वे ठिठक कर पीछे हो गए। सहमे हुए कदमों से चलते हुए अंदर आए। मखमली और आरामदायक सोफे पर जैसे ही बैठे तो यह ऐसा लगा मानो स्वर्ग यहीं है। पूरे घर को हैरानी भरी निगाहों से निहारते हुए बाबूजी बोले, घर की तो काया पलट कर दी बेटा तुमने, जब खरीदा था तब तो बहुत अलग दिखता था। तो बेटे ने जवाब दिया, जी बाबूजी, कुछ समय पहले ही तो रिपेयर करवाई थी और नया फर्नीचर खरीदा था। इतना आरामदायक घर है, यह सोचते हुए शर्मा जी मन ही मन अपनी पत्नी शांति से बातें करने लगे। शांति, अगर आज तुम होती तो अपना यह घर देखकर कितना खुश होती। ये आलीशान घर, आरामदायक फर्नीचर और नरम नरम सोफे तुम्हारी छोटी बहू ने शरबत भी बना कर दिया मुझे। अब तुम चिंता मत करना। तभी छोटे बेटे ने कहा, आइए बाबूजी, आपका सामान रख देता हूँ। तो बाबूजी मुस्कुराते हुए अपने कमरे की ओर देखने लगे। अंदर देखा तो बड़ा सा आरामदायक बेड सजा था उनके कमरे में, लेकिन ये क्या। उनका बेटा राहुल तो बाबूजी का सामान लेकर सीढ़ियों की ओर चल पड़ा। बेटा, पर मेरा कमरा तो ये है ना। नहीं बाबूजी, दरअसल आपकी बहू सुमन का भाई आजकल ट्रेनिंग के लिए इस शहर में आया हुआ है, अक्सर घर पर आता रहता है, तो इसी कमरे में रुकता है। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचे तो राहुल ने लंबी चौड़ी छत के एक कोने में बने टीन की छत वाले कमरे को खोलकर दिखाते हुए कहा, बाबूजी, ये है घर का कबाड़ खाना, जहाँ घर की सारी टूटी फूटी बेकार वस्तुएं एकत्रित कर दी जाती हैं और दिवाली के त्यौहार पर इसकी सफाई करती जाती है। यहाँ ऊपर ही एक बाथरूम और टॉयलेट भी बना हुआ है। तभी बाबूजी की नज़र उसी कबाड़ खाने के अंदर एक फोल्डिंग चारपाई पर पड़ी, जिस पर बिस्तर लगा हुआ है। राहुल आगे कहते हुए बोला,
यहाँ अभी कुछ खास सामान नहीं पड़ा है, इसीलिए आपके रहने का व्यवस्था यहीं कर दी है मैंने। यह कहते हुए राहुल ने उस चारपाई पर बाबूजी का सामान रख दिया। शर्मा जी के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें ऊंचाई पर से ले जाकर जमीन पर धम्म से पटक दिया हो। उन्होंने पलटकर देखा तो राहुल उनका बेटा अपना कर्तव्य निभाकर उन्हें अकेला छोड़कर नीचे जा चुका था। यह सब देखकर बाबूजी से खुद को संभाल पाना मुश्किल हो गया। वे उसी चारपाई पर बैठकर सोचने लगे कि यह कैसी आधुनिक व्यवस्था है, जहां बच्चों के लिए तो अलग कमरा है, यहाँ तक कि आने जाने वाले मेहमान के लिए भी अलग कमरे की व्यवस्था है, लेकिन घर के बड़े बूढ़े बाप के लिए नहीं। मेरे लिए ये कबाड़ वाला कमरा। यह कहते हुए अपने बैग में से अपनी पत्नी की तस्वीर निकाली और उसी चारपाई के पास रखे हुए एक बेंच पर रख दी। कोई और हो या ना हो, तुम मेरे साथ हो और हमेशा रहोगी शांति। यह कहते हुए उनकी आंखों के कोर से आंसुओं की धारा बहने लगी। शर्मा जी सोचने लगे, जब अपनी 35 साल की नौकरी पूरी करके सरकारी स्कूल से रिटायर हुआ था तो इस दिन की कल्पना भी नहीं की थी कि यह दिन भी देखना पड़ेगा। जहाँ भी जाता था लोग मास्टर जी कहकर कितना सम्मान देते थे। इतनी इज्जत पाकर सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। अपना गांव छोड़ने का मन तो नहीं होता, लेकिन पत्नी के जाने के बाद दोनों बेटों की दलीलों के आगे मैंने समर्पण कर दिया। वैसे भी बीमार रहते हैं, अकेले कैसे रहेंगे, खाना कौन बनाएगा, वगैरह वगैरह। अपनी इज्जत का वास्ता देकर गांव छोड़कर शहर आने से मना लिया। अब मुझे यहाँ कबाड़ बनाकर कबाड़ खाने में रखने के लिए मेरी भी मति मारी गई थी कि मैं गांव का मकान और ज़मीन बेचने के लिए प्रॉपर्टी डीलर को कह दिया। नहीं, अभी मैं कबाड़ नहीं हुआ हूँ। यह सारी बातें शर्मा जी अपने मन में ही सोच रहे थे और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अपने आंखों से आंसू पोंछे और हाथ मुंह साफ करके नीचे उतरने लगे। नीचे से रह रह कर हंसी ठिठोली की आवाज़ आ रही थी। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उन्होंने देखा कि उनका बेटा राहुल अपनी पत्नी सुमन और अपने साले के साथ मजाक मस्ती कर रहा था। सभी शाम की चाय का आनंद लेते हुए हंस और बतिया रहे थे। जैसे ही बाबूजी आए सब लोग सकपका गए। बाबूजी भी चाह रहे थे कि इस विनोद में भाग लें, लेकिन उनके आते ही सभी को कुंठित होते देखकर उनका मन और उदास हो गया। देखा कि राहुल के दोनों बच्चे पार्क जाने की जिद कर रहे थे तो बाबूजी उन्हीं के साथ पार्क चले गए। पार्क में खेलते हुए बच्चों को देखकर कुछ समय के लिए अपने दुखों को भूल गए और उनकी मस्ती में शामिल हो गए। जैसे तैसे बाबूजी को धीरे धीरे अब शहर की आदत पड़ रही थी, लेकिन वह अच्छी तरह महसूस कर पा रहे थे कि उनके बेटे राहुल को अपने बाबूजी की उपस्थिति में असहजता महसूस हो रही थी। गांव से आए बाबूजी उन्हें अपने शहरी माहौल में फूहड़ प्रतीत हो रहे थे। एक दिन जब राहुल के दफ्तर से कुछ साथी घर पर आए तो बाबूजी लुंगी बनियान पहने सोफे पर बैठे हुए थे। बेटे के सभी दोस्त ने उनसे अच्छे से बातचीत की, लेकिन राहुल को बाबूजी के पहनावे से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अपने दोस्त के जाते ही राहुल का गुस्सा बाबूजी पर फूट पड़ा और उन्हें अपने कमरे में यानी कि कबाड़ वाले खाने में ही रहने की सख्त हिदायत दे दी गई। यूं ही दिन बीत गया और धीरे धीरे बाबूजी भी अपनी नियति को स्वीकार कर लिए। बाबूजी ने अब सुबह को दूध लाने की जिम्मेदारी खुद की अपने कंधों पर ले ली और कभी कभी बच्चों को भी स्कूल छोड़ने के लिए बस स्टॉप पर ले जाते थे। खाली बैठकर उदास होने से तो ठीक ही था, थोड़ा टहल भी आते थे और बच्चों के साथ मस्ती मजाक भी हो जाता था और अपने हम उम्र लोगों के साथ कुछ बातचीत भी। आज सुबह जब बाबूजी रोजाना की तरह जागे तो इलायची बादाम वाला दूध पीने की इच्छा मन में हिलोरे ले रही थी। इतने में उनकी बहू सुमन की आवाज़ आई, लीजिए बाबूजी चाय। यह कहते हुए सुमन चाय का प्याला बाबूजी के